सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर लगाम कसने के लिए लाए गए पब्लिक एग्जीबिशन संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन देश के छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन वर्ष 2024 में लाए गए पब्लिक एग्जीबिशन एक्ट में बदलाव है, जिसे उन्होंने आज़ाद भारत को अपनी तरह का पहला कानून बताया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत के छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। उन्होंने इस कानून को संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर भी बताया। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के कई पुराने मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून से ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने वो काम पूरा किया है जो पहले हो जाना चाहिए था। फिलहाल इस संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के बाद अब सभी की नज़र बहस के बाद सदन के फैसले पर है, क्योंकि ये कानून देश की परीक्षा व्यवस्था और करोड़ों छात्रों के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ माना जा रहा है। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं पर हुई कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। अदालत ने साफ साफ कहा है कि छात्र छात्राओं का संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कई अहम निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पहली नजर में मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखाई देती है। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना छात्रों का संवैधानिक अधिकार है और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और अन्य डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब तलब किया गया है और जिन लोगों पर पहले कोई आपराधिक मामला नहीं था, उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई करने को नहीं कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियों और निर्देशों के बाद सभी की नजर स्वतंत्र जांच पर है। प्रदर्शन के अधिकार, अगली सुनवाई और जवाबदेही, इन तीनों पहलुओं पर सभी की नजर है। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। सार्वजनिक परीक्षाओं, पेपर लीक, नकल जैसी तमाम परीक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया गया है, जिसके तहत अब 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जो इन तमाम मामलों की फास्ट ट्रैक तरीके से सुनवाई करेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए बिहार में 3 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार ये विशेष अदालतें पटना, लखीसराय और पूर्णिया में स्थापित होंगी। इन अदालतों में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामलों की सुनवाई प्रतिदिन की जाए और 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का प्रयास किया जाए। पटना के लिए गौरव सिंह, लखीसराय के लिए सीमा भारती और पूर्णिया के लिए ठाकुर अमन कुमार को विशेष अदालतों का पीठासीन अधिकारी नामित किया गया है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के इस अदालतों के गठन और संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जल्द जारी करने का भी अनुरोध किया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से परीक्षा संबंधी मामलों का तेजी से निस्तारण होगा, दोषियों पर समय रहते कार्रवाई होगी, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व अभ्यर्थियों का भरोसा भी मजबूत होगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार परीक्षा प्रणाली में फास्ट ट्रैक कोर्ट के आने से कितना सहूलियत मिल सकेगी और इससे कितना न्याय प्रणाली में परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर रोकथाम लगती नजर आई। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बीच पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर एक दर्दनाक हादसे ने स्टूडेंट्स का गुस्सा भड़का दिया है। तस्वीरें हम दिखा देते हैं। एक नौजवान छात्रा की मौत हो गई है, तो पानी भरने के कारण करंट जो है नौजवान लड़की को लगा, जिस कारण ये हादसा जो है वो हुआ, तो जिससे उस नौजवान लड़की की मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, उस जगह पर मौजूद है जहां पर पीएचडी की विद्यार्थन जो थी उसकी मौत हुई है। तो ज्योति नामक स्टूडेंट की पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर करंट लगने से मौत हो गई है। तो इसके कारण जो है विद्यार्थियों का गुस्सा भड़का, जिससे पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर बिजली जो विभाग है उस पर ताला जड़ दिया गया।
इतना ही नहीं, वीसी कार्यालय का गेट भी तोड़ दिया गया। तो बता देते हैं कि चंडीगढ़ में मंगलवार सुबह हुई भारी बारिश के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी की माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा ज्योति की करंट लगने से मौत हो गई है। उस जगह पर मौजूद है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तार निकली है। इसी जगह पर लड़की जो है वो करंट लगने के कारण उसकी मौत हो गई है। तो बताया जा रहा है कि छात्रा गर्ल्स हॉस्टल नंबर 10 से अपने विभाग जा रही थी। हॉस्टल नंबर 8 के पास जल भराव वाले रास्ते से गुजरते वक्त उसे अचानक करंट लगा और वह मौके पर ही गिर पड़ी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और छात्रों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी की और वीसी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए गेट तोड़कर अंदर पहुंच गए। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि करंट किस वजह से फैला और कहीं किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई। वहीं कुलपति रेणु विज ने छात्रों से बातचीत कर जांच समिति गठित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस समिति में छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। अब देखना होगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन कितनी जल्दी इस करंट लगने की घटना की जांच करवाती है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में 15 लोगों की जान लेने वाली 4 मंजिला इमारत अब इतिहास बनकर रह गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 15 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद से लगातार ये बिल्डिंग कार्रवाई की जद में था। आखिरकार 32 दिन बाद 15 घंटे की कार्रवाई में बुलडोजर से इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। लखनऊ के अलीगंज में आग लगने से 15 लोगों की मौत वाली 4 मंजिला इमारत को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। शनिवार सुबह 7 बजे एलडीए की टीम 3 बुलडोजर, एक हाइड्रोलिक मशीन और 45 अधिकारी कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होने से पहले पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कराई गई और सुरक्षा के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। दिन भर चले ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान शाम होने पर लाइट की भी व्यवस्था की गई। करीब 15 घंटे 30 मिनट की कार्रवाई के बाद रात 10:30 बजे इमारत पूरी तरह से ढहा दी गई। रविवार सुबह से एलडीए की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी रही। हादसे के बाद से असुरक्षित घोषित इस इमारत को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। 15 लोगों की जान लेने वाली यह इमारत की यादें अभी भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है और आगे किस तरह से इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहा है और किस तरह से सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। कुशीनगर में बंजर जमीन पर बनी अवैध मजार को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीण द्वारा मजार गिराए जाने के बाद अब राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सरकारी अभिलेखों के आधार पर जमीन की जांच की। शुरुआती जांच में उस स्थान पर किसी मजार का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। कुशीनगर के फाजिल नगर विकासखंड के बलियावा गांव के मुसहरी टोला में बंजर भूमि पर बनी अवैध मजार को ग्रामीणों ने शनिवार को गिरा दिया था। मामला सामने आने के बाद सोमवार को राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सरकारी अभिलेखों के आधार पर जमीन की जांच की। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई महीने से प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि मजबूर होकर उन्हें खुद ही अतिक्रमण हटाना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक राजा बलिराम चंद्र मिनी स्टेडियम के पास स्थित इस बंजर भूमि पर करीब 12 साल पहले ये मजार बनाई गई थी। उनका आरोप है कि वहाँ बाहर से आया एक व्यक्ति झाड़ फूक का काम करता था। वहीं राजस्व निरीक्षक लक्ष्मण गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान सरकारी अभिलेखों में उक्त बंजर भूमि पर किसी मजार का कोई उल्लेख नहीं मिला। जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और आगे की कार्रवाई उनके निर्देशानुसार की जाएगी। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण और निर्माण को लेकर प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना की हकीकत उस वक्त उजागर हुई कि जब बरेली कॉलेज के पास बनी सड़क, करोड़ों की लागत से बनी सड़क में 30 फीट चौड़ी सड़क में अचानक गड्ढा हो गया और आपको बता दें ये गड्ढा लगभग 10 फीट गहरा हो गया। बरेली कॉलेज के पास अचानक सड़क धंसने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले सड़क पर लंबी लंबी दरारें दिखाई दी और देखते ही देखते करीब 30 फीट चौड़ी सड़क का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे बैठ गया। सड़क के बीचों बीच लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र की बैरिकेडिंग कर यातायात रोक दिया गया और ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों का डाइवर्ट किया गया। ये सड़क शहर की सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण सड़कों में शामिल है। इसी मार्ग से रोजाना रोडवेज बसें, हजारों वाहन और बड़ी संख्या से लोग गुजरते हैं। सड़क धंसने से आसपास के इलाकों में लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि
सड़क का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ था। इससे पहले यहाँ सीवर लाइन का काम भी किया गया था। ऐसे में नई सड़क का धंस जाना निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो सड़क बनी थी बरेली कॉलेज के पास की, उस पर निर्माण कार्य बरेली प्रशासन द्वारा शुरू करा दी गया है। और कहीं कहीं आपको बता दें, जिस तरीके से करोड़ों की लागत से ये सड़क बनाई गई थी, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे हैं। सहारनपुर के देवबंद में हुए शिवा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के चलते कभी दोस्त रहे युवकों ने ही शिवा की हत्या की साजिश रची थी। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में रहने वाले शिवा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 26 जुलाई की रात शिवा अपने साथी परिचित युवकों के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। वहीं अगले ही दिन उसके पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी और देर रात टीचर कॉलोनी के पीछे खेत से शिवा का शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जांच में पता चला कि शिवा और आरोपियों के बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन बाद में एक विवाद के चलते दोनों पक्षों में रंजिश हो गई थी। पुलिस का कहना यह भी है कि इसी पुरानी दुश्मनी के चलते आरोपियों ने शिवा को बहाने से खेत में बुलाया और उसकी हत्या कर शव वहीं फेंक दिया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है, जिसमें 3 पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। ऐसे में अब नजर उनकी गिरफ्तारी और अदालत में इस मामले की आगे की कार्रवाई पर रहेगी। दिल्ली में मंगलवार को जहां मानसून की तेज बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी, वहीं राजधानी में जल निकासी की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। मंगलवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद राजधानी दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए। दक्षिणी दिल्ली के ओकलाइन बिजली एरिया फेज 1 में कई कार्यालयों के बेसमेंट में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। कर्मचारियों को काम छोड़कर घंटों पानी निकलना पड़ा और कई दफ्तरों का कामकाज प्रभावित रहा। कर्मचारियों का कहना है कि हर बारिश में यही हाल होता है। उनका आरोप है कि खराब ड्रेनेज व्यवस्था और नालों की सफाई में लापरवाही के कारण ये समस्या लगातार बनी हुई है। वहीं संगम विहार की रचा मार्ग पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। घुटनों तक पानी भरने से कई कारें और बाइक रास्ते बीच में फंस गई, जबकि कई जगह लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि मानसून से पहले जल भराव नहीं होने के सरकारी दावे पहले ही तेज बारिश में फेल साबित हुए हैं। बारिश ने जहां उमस से राहत दी, वहीं कहीं न कहीं दिल्ली राजधानी की जो व्यवस्था है उसकी पोल खोल दी है। अब देखना होगा जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं वो जल भराव की कब तक समाधान कर पाती हैं।